नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा ये छोटा वीडियो आधारित है, अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं होने जा रही हैं 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में। और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अग्रिम शुभकामनाएं, भगवान की कृपा से सभी पास हो जाएं। सभी का मतलब है कि जो योग्य हों वो पास हो जाएं, जितनी सीट हैं उन पर। अच्छा, ये जरूर भगवान से मैं दुआ करूंगा कि एक भी सीट खाली ना रहे। मतलब जैसा कि पिछली बार हुआ था ना कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, कॉमन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए पहले पेपर पर, इसलिए वो सीटें खाली रह गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। दूसरा, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं कि सेकंड ग्रेड पेपर कैसे हल करें कि सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें मैं जो मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं जो मैंने मेरे जीवन में दी हैं, तो उनमें जो मैंने अनुभव किया कि यार पेपर को अटेम्प्ट करने का एक आर्ट होता है और वो निश्चित रूप से आर्ट रोल प्ले करता है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो पहले मैं थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेता हूँ स्टोरी को। जब हम आईएएस के एग्जाम देते थे, दिल्ली रहते थे, तो 2008 9 10 के मेंस दिए हैं आईएएस के। उस समय जनरल कैटेगरी में 4 अटेम्प्ट मिलते थे, तो मुझे 3 बार मैंने दिया, तीनों बार मेंस दिया। तो वहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षा तो पास थी। आरएएस में जितनी भी बार दिया सारी बार पास, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर सारा। तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। तो दिल्ली में, हाँ, वो कहानी ये है कि दिल्ली में क्या कहानी चलती थी, यूपी बिहार के जो विद्यार्थी आईएएस देते थे, जो हम जो साथ में जैसे मान लो चाय पी रहे हैं कभी, तो यूपी बिहारियों में क्या है, बात करने की स्टाइल तगड़ी होती है। थोड़े से शब्दों के साथ खेलने का आर्ट, या कहानी को रोचक बना देना, या बोलने के तरीके, या सरल भाषा में राजस्थानी भाषा में कहें तो लफ्फेबाजी की आर्ट बड़ी तगड़ी होती है। तो वो क्या कहते थे, तो मैंने भाई पिछली बार मेंस में क्या हुआ, ये इसमें जैसे मान लो पूछा कि यार अगर इंग्लिश का ट्यूशन कर लेते तो आईपीएस हो जाते। तो मैंने, यार इंग्लिश का ट्यूशन कर लेते तो आईपीएस हो जाते, इसका क्या मतलब है? जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो आती है वो आईएएस में क्वालिफाइंग होती है, उनके नंबर भी नहीं जुड़ते। तो मैंने, इंग्लिश के ट्यूशन से आप आईपीएस हो जाते, इसका मतलब क्या है? वो तो आपके मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं, वो तो क्वालिफाइंग है। तो वो बोला कि इसका मतलब ये है कि अगर इंग्लिश का पेपर हमारा क्वालिफाई हो जाता तो हमारे बाकी के पेपर ऐसे हुए थे कि हम आईपीएस बन जाते। तो हम फेल क्यों हुए? क्यों हमारा इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक यही कहानी राजस्थान में पिछले 2 भर्तियों से चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों की कहानी होती नहीं, कहानी चल रही है और कहानी होगी। और ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो इससे वो आत्मसात कर रहे होंगे कि ये घटना मेरे साथ घटी है, मतलब जो वीडियो देख रहा होगा उसके साथ घटी है। तो क्या सोच रहे होंगे और क्या चल रहा है कि अगर पहले पेपर में एक सवाल और हो जाता तो आज लेक्चरर होते। ऐसा बहुत मेरे तमाम स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक क्वेश्चन से, एक नंबर से, कम नंबर से, पॉइंट से चूका पहले पेपर में और डिस्क्वालीफाई हो गया, और वो लेक्चरर बनने से चूक गया। मतलब उसके दोनों पेपर का अगर ग्रांड टोटल मिला दिया जाए तो जहां लेक्चरर का कट ऑफ रुक रहा है उससे काफी ऊपर है, लेकिन पहला पेपर डिस्क्वालीफाई हो गया। तो पिछले 2 पेपर से टास्क ये है कि पहले पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें कि हमारा ये पेपर क्वालिफाई हो जाए और हमारा दोनों पेपरों का मिलकर रिजल्ट आ जाए। और पहला पेपर क्वालिफाई होते ही नौकरी लग रही है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। और अभी भी ऐसे ही पेपर हुए हैं। तो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले दोनों बार से जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड तक ये एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है कि पहला पेपर जानलेवा आ रहा है। अब उसमें कॉमन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पकड़ना भी हमारे लिए बहुत टफ हो रहा है। अब ये परीक्षा सेकंड ग्रेड की, जो कि 12 से 18 जुलाई में होने जा रही है, इसमें 100 सवाल पहले पेपर पर आते हैं। अब 100 सवाल में से जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तो कितने सवाल चाहिए? 40। 40 सवाल या 40 से ऊपर सवाल हमारे एट एनी कॉस्ट बनने चाहिए, तब हमारा रिजल्ट क्लियर होगा। अब 40 में भी कहानी ये है कि जैसे मान लो पेपर हुआ पिछली बार लोगों का, उन्होंने अपने नंबर जोड़ लिए। नंबर जोड़ने के बाद किसी के नंबर बने 42.50, और वो बड़ा आश्वस्त हो गया कि मेरे 42.5 43 सवाल बन गए हैं और मेरी परीक्षा पास हो जाएगी, क्यों बाकी के दिए भी नहीं बन रहे। अब आरपीएससी का आंसर की आई, एक आध सवाल बोनस गया, 1 2 सवाल के आंसर बदले, और वो कैंडिडेट आ गया 38.63 पे। 2 या 3 सवाल ऊपर नीचे हुए और कहानी खत्म। तो वो या 39 पॉइंट समथिंग पर आ गया, फेल। अब पेपर जब होने जा रहा है तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह चिंता हो रही होगी कि यार सवाल
40 से ऊपर कैसे बने? तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि पहला पेपर किसी भी तरीके से 40 से पहले कैसे, 40 से ऊपर कैसे जाए। तो 40 से ऊपर पकड़ने के लिए हम सवाल कितने अटेम्प्ट करें, एक दिमाग में ये भी चल रहा होगा। अब 40 या 40 से ऊपर पकड़ने के लिए दो तीन थ्योरी काम करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई साहब उतने ही सवाल अटेम्प्ट करो जितने आप पे आते हों, उतने ही अटेम्प्ट करो जितने आप पे आते हों, और पेपर जानलेवा बन रहे हैं। तो उनमें तो हमारे 35 सवाल की भी गारंटी नहीं हो पा रही है कि हम 35 भी हम जिनको कर रहे हैं वो हमारी गारंटी सही है कि नहीं है। या मान लो आप पर 100 में से 42, 43 या 44 सवाल आ रहे हैं, जैसे मान लो आप पे 100 में से 47 सवाल आ रहे हैं, तो ये थियरी कि उतने ही अटेम्प्ट करो जितने आप पे पक्के आ रहे हैं। तो पक्के की गारंटी तो पेपर ऐसे हैं कि 30-35 से ज्यादा की नहीं बन रही है। अब मान लो फिर भी आपने थोड़ा थोड़ा गैस लगा लगू के ज्यादा रिस्क नहीं ली और अपने आप को 47 पे टिका दिया। ये आपका अनुभव रहा होगा अगर आपने अब से पहले जितनी भी परीक्षाएं दी होंगी, कि तुम कितने भी पक्के मानकर जिनको कर रहे हो ना, उनमें से भी कई गलत हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, सभी के होते हैं, कितना ही टॉपर स्टूडेंट हो उसके भी होते हैं। अब मान लो आपने सिर्फ उतना किया जो आप पे आते हैं और आप 45, 46 या 47 कर गए, लेकिन इनमें से भी 5-6 सवाल के गलत होने की संभावना बड़े आराम से बनेगी, कितना ही दम लगा कर लेना। अब मान लो कल्पना करिए कि 6 गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से 2 और उड़ जाएंगे, तो 6 और 2 8, और -8 होते ही आप कहां पे आ जाओगे, 39 पे, फेल। मान लो 5 ही गलत हुए, आपने बहुत दम लगा के पेपर किया, 47 टकाए, लेकिन 4-5 गलत हो गए भाई, तो 5 गलत होंगे तो 1.67 उड़ेगा। 1.67 के बाद आपका स्कोर आ जाएगा 40.33। 5 और 1 6, 40.33 आ गया। मान लो आपका 41 आ गया, सरल भाषा में कर लो, 41 आ गया। आरपीएससी से आंसर की आई, आपके हलक में जान आ जाएगी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप बॉर्डर पर रहे ना, 41 पे टिक रहे हैं, 42 पे टिक रहे हैं, 40 पे टिक रहे हैं, 39 पे टिक रहे हैं, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक एक भी रात चैन से नहीं सो पाओगे। और एक आध सवाल जैसे ही ऊपर नीचे हुआ वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। तो वह थ्योरी जो कि ये कहती है कि उतने ही करो जितने आते हैं, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, और आप भी करिए। क्योंकि आज तक के इतिहास में एक मतलब बहुत कम विद्यार्थी, कोई मिरेकल ही होगा, कोई एक आध दो निकल जाए, ऐसा नहीं हुआ कि वो जितने करे उतने को उतने सही हो। ये सिर्फ कहानियों में होते हैं। व्यावहारिक जिंदगी में अगर हम देखें तो जितने हम करते हैं उसमें से भी 2 4 5 गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो 40 का फिगर सेफ करने के लिए हमें 40, 45, 47 नहीं करने, मिनिमम मेरा आंकड़ा है कि 60 सवाल आपको एट एनी कॉस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। 60 अटेम्प्ट करोगे जब 40 की गारंटी बनेगी। क्योंकि जब आप 60 अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से भी 10-12 सवाल आराम से गलत होंगे, और पेपर इतना आसान भी नहीं है कि 60 सवाल ऐसे हों उस पर एग्जैक्टली 60 के 60 सही हो जाएं। क्योंकि इतना ही आसान होता सीटें खाली जाती क्या? जो आ रहे हैं वो करें, 2 में से 1 का चांस बन रहा है वो भी करें, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो लेना पड़ेगा ना सवालों का। अगर नहीं लोगे तो 32 पे ठहर जाओगे, 35, 37, 42 पे ठहर जाओगे, क्या मतलब बनता है? थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वो तुक्का नहीं होता है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है पास्ट में अगर आप पढ़े हैं, नॉलेज बहुत डेप्थ में मेहनत की है, तो आइडिया, इंटेलिजेंस गेसिंग, आइडिया लगाने का आर्ट आपके अंतर्गत आएगा। जो आ रहे हैं वो पूरे करने, 2 में से 1 का भी अगर चांस बन रहा है तो 10, 12, 13 सवाल तक आपको वो लेना ही लेना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, हल्का सेफ जोन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ से हटके परफॉर्मेंस देनी है। सीटों की संख्या भी लिमिटेड ही है, कंपटीटर तो 20 लाख है। 3 में से अगर मान लो आपने 2 में से 1 खेला, और 2 में से 1 खेलने के बाद भी आप 54, 55, 56 पर ही पहुंचे, तो 3-4 सवाल ऐसे भी पकड़ो जहां 3 में से 1 का चांस जाए। और अगर 60 पकड़ गए, 2 में से 1 अटेम्प्ट मार के और डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो, और 2 में से 1, ये 2 प्रकार के सवाल करके 60 बन गए अपने, तो फिर 3 में से 1 का रिस्क मत लो। क्योंकि इसका मतलब पेपर जानलेवा है। जब आप ही को ही इतना भारी पड़ रहा है 60 तक आने में, पेपर जानलेवा है, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले पेपर पर ज्यादा जौहर नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ हम क्वालिफाई करेंगे।
जो और तुम सब्जेक्ट पे दिखाएंगे वहां मैं आपको पूरी अनुमति देता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति का जुड़ाव गहरा होता है और बहुत अच्छे से और कई सालों से रहा होता है। वहां आप अपनी रेंज खोलना, वहां 150 में से 140 तक टिकाना पूरी तरीके से। लेकिन पहले पेपर को सदके खेलना है अगर रिजल्ट चाहते हैं तो, क्योंकि दो बार परीक्षा आप दे चुके हैं पहले। 60, मेरा यह कहना है कि 60 से कम करने का रिस्क ना करें। अब आपने मान लो 60 किए और 60 में से आपके 15 गलत हो गए, 5 वैसे भी माइनस हो जाएंगे, 20 घटने के बाद आप 40 पा गए। जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन आप चैन से नहीं बैठोगे कि यार अगर 40 कहीं 39 रह गए तो, 38 हो गए तो, हो सकता है अच्छा बाद में वो 40-42 में ही बदल जाए, लेकिन चैन से तो नहीं बैठोगे। चैन से बैठने के लिए हमें 40 नहीं चाहिए, हमें 44-45 चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के पिछली बार 42.5 भी बन रहे थे वो फेल हुए हैं, मेरे स्टूडेंट हुए हैं। तो चैन की नींद अगर आपको सोनी है तो आप अपने आप को 45 पे रखोगे कम से कम, क्योंकि फिर आरपीएससी में अगर 2-3 सवाल का फेरबदल होता है तो 45 वाला विद्यार्थी 41-42 पे तो आ जाएगा, पर वो 39 पे तो नहीं आएगा। और अगर 45 वाला 39 पे और 38 पे आ रहा है तो इसका मतलब वो 45 भी गलत लगाए थे उसने उस जगह। और कोचिंगों के आने वाली आंसर की अगर बहुत ढंग की है तो ही मानना, नहीं हर एक की मत मानना। यूट्यूब पे तो हर कोई कुछ भी बोल रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, चलो छोड़ो। तो दोस्तों ये फिगर आप ध्यान रखें, 40 आपका सेफ बनेगा जब आप 60 अटेम्प्ट करोगे। और उन सवाल को इतनी सफाई से अटेम्प्ट करें, कितना भी सरल सवाल है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और 1 घंटा पहले इसकी बजाय 1.5 घंटा पहले पहुंचे। जैसे मान लो 10 बजे पेपर है, 9 बजे वो गेट बंद होगा, आप 8:45 पे ना पहुंचे। पेपर वाली सुबह लोग पढ़ते रहते हैं, पेपर वाली रात में लेट तक पढ़ते रहते हैं ना, पूरी पेपर वाली नाइट आप रिलैक्स होकर सोएं, अपनी तैयारी को और 1 दिन पहले खत्म करें। पेपर वाली नाइट किसी भी कीमत पर 10 बजे के बाद लाइट आपके कमरे में नहीं जल जानी चाहिए। 10 बजे सोएं और सुबह 5-6 बजे का अलार्म लगा दें। 8 घंटे आपके पास पूरा स्पेस होना चाहिए सोने के लिए। जितने तरोताजा दिमाग से पेपर में बैठोगे, पेपर अप्लाइड आता है, पेपर कठिन आता है, वहां बहुत शार्प माइंड चाहिए आपका। थका हुआ, बोझिल, चिंतित, डरा हुआ, रात का जगा हुआ, यह दिमाग की जरूरत नहीं है। ये दिमाग वाले ही तो होते हैं जो 39, 38 और 37 पे रह जाते हैं, जबकि वो 43-44 बना सकते थे उसी पेपर पर। तरोताजा दिमाग के साथ जाएं। 9 बजे का मतलब 9:45 नहीं जाए, 9 बजे का मतलब 8:15 बजे आप स्कूल गेट पे जाएं। बहुत सारे स्कूल गेट पे पहुंच जाते हैं, वहां बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, उन्हें देख के वो भी पढ़ने लग जाते हैं। अब क्या करते हैं, देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे माता पिता, लड़के लड़कियां बहुत सारे हैं, और पढ़ लूं और पढ़ लूं और पढ़ लूं, टाइम का थोड़ा ध्यान नहीं रहता। वो सोचते हैं अरे बहुत सारे स्टूडेंट खड़े तो हैं यहाँ पे। जब वो देखते हैं कि यार अब मैं घुसता हूँ वहां पे गेट पे, तो वहां गेट बंद हो चुका होता है। अब वो चिल्लाते हैं साहब गेट क्यों बंद कर रहे हो, ये बहुत सारे स्टूडेंट तो खड़े हैं यहाँ पे। तो गेट कीपर कहते हैं भाई साहब स्टूडेंट तो सारे आ चुके, ये तो उनके अटेंडेंट थे जो उनको मोटरसाइकिल पे एक्टिवा पे छोड़ने आए थे पेपर तक। अब वो जो अटेंडेंट है वो भी स्टूडेंट जैसा ही लग रहा है। कोई बहन का भाई जा रहा है, भाई का बहन जा रही है, हस्बैंड की वाइफ जा रही है, वाइफ का हस्बैंड जा रहा है, तो वो भी स्टूडेंट जैसे ही लगते हैं। उनको देख देख के स्टूडेंट तैयारी करते रहते हैं, कभी तो ये बहुत सारे खड़े हैं, ये घुसेंगे जब मैं घुस जाऊंगा, ये गलती ना करें। पेपर की जो बाउंड्री है जहां पे वो गेट बंद होता है, उसमें आप आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट पहले ही घुस जाएं। मतलब खतरे जितने हों उतना रिस्क नहीं लेनी अपन को, आराम से भीतर जाके रिलैक्स करें। अगर कोई पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, टेंशन मत लो, पढ़ाई वढ़ाई तो हो आ गई। वो जो पढ़ रहे हैं उनमें से एक भी सवाल नहीं आता, वह सवाल ये लगाते हैं। अगर दिमाग तरोताजा रहा तो अपने आप सवाल सही हो जाएंगे। और जो आए हुए हैं ना, पेपर वाली नाइट पढ़ने की नहीं होती, उसकी बजाय जो आप पेपर को ही सही ढंग से पढ़ लोगे ना तो 2-3 सवाल वहां कम गलत करोगे। तो उसमें क्या करना होता है, पूरे सवाल को टेल एंड तक पढ़ना है आपको, चाहे कितना भी सरल है। चारों ऑप्शन को आपको पूरा पढ़ना है। आरपीएससी पूरा टाइम देती है, आरपीएससी के पेपर में टाइम की कोई कमी नहीं पड़ती। यूपीएससी में फिर भी थोड़ा फास्ट लेना पड़ता है, यहां तो पूरा टाइम है आपके पास। 100 सवाल 2 घंटा 10 मिनट, 5 ऑप्शन भरना है, 10 मिनट और मिल गए। अगर सवाल आ रहे होंगे तो उन 100 सवालों को करने में 1 घंटा, 1.25 घंटा बहुत है, आ रहे होंगे तो, और नहीं आ रहे होंगे तो बैठे रहो। तो आराम से कुल मिला के पूरे सवाल को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेना है। क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसकी भाषा क्या है। फिर बहुत सफाई से ऑप्शन टिक मारना है और उस ऑप्शन को कन्वर्ट कर देना है ओएमआर में। अगर 2 है तो 2 की जगह दूसरा गोला, 3 है उसकी जगह ये गोला। तुम अपने आप से सवाल करो
क्या एक भी पेपर आज तक के इतिहास में तुम में से जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी का ऐसा हुआ है क्या कि उसने किसी पेपर में एक भी सिली मिस्टेक ना की हो? सिली मिस्टेक 3 जगह होती है। सवाल की भाषा को सही तरीके से नहीं समझ पाना, मतलब नहीं पढ़ पाना, नहीं समझ पाना। अटेम्प्ट करते वक्त गोला गलत टिक मार जाना, और सही अगर टिक किया हुआ है तो गोला भरते वक्त गलत गोला भर जाना। इस पूरी प्रक्रिया में 100 सवाल में से बढ़िया विद्यार्थी भी 2-3 सवालों को उड़ा देते हैं। मान लो उसने, और ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो सिली मिस्टेक से 1-2 सवाल भी गलत ना करे, वरना कई तो ऐसे होते हैं 4-4, 5-5, 6-6 सवालों को उड़ा जाते हैं। लेकिन एवरेज 3 एक सवाल का एवरेज, 2 से 3 सवाल का एवरेज तो बढ़िया विद्यार्थियों का भी आता है। अब मान लो 3 सवाल आपने सिली मिस्टेक से उड़ा दिए, उनके चक्कर में एक चौथा सही हो गया, 1/3 नेगेटिव से। 4 सवाल का मतलब होता है 8 नंबर। जहां मेरिट जाती है ना, उससे अगर सिर्फ 2 नंबर मेरिट को और नीचे कर दें तो जितने सेलेक्ट हुए हैं ना उतने ही और सेलेक्ट हो जाएं। इतने स्टूडेंट होते हैं पूरे राजस्थान में। तो सोचो कितना डेथ करते हैं स्टूडेंट अपने आप का। अच्छा, ये होता क्यों है? पेपर में लेट हो रहे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं, भाग रहे हैं, और स्कूटर पे पढ़ते जा रहे हैं पीछे, और एक जना चला रहा है, और टेंशन, रात भर पढ़ रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं बहुत सारों को, क्योंकि हमारी ड्यूटियां लगती हैं तो हम देखते हैं कोई उल्टी कर रहा है, कोई गेट पे लेट पहुंचा और वहां उल्टी। जैसे किसी का सेंटर आया जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसने जैन सीनियर सेकेंडरी पढ़ा, किसी से पूछा भाई साहब जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाना है, ई रिक्शा वाले ने पहुंचा दिया। वहां उसमें देखा प्रवेश पत्र में कि ये तो जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जैन सीनियर सेकेंडरी नहीं था। तो उसने कही भाई साहब ये वहां देखा रोल नंबर ही नहीं है। मन भाई पब्लिक कहां मिलेगा, बनू यहां से 4 किलोमीटर दूर है, और गेट बंद होने में 5 मिनट है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं 45 से 50 मिनट पहले पहुंचे। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हमको 10-5 किलोमीटर आने जाने में समय रहे अपना। तो बहुत चीजें मिलके आपके परिणाम में कन्वर्ट होती हैं। समय पे पहुंचना, पेपर वेल नाइट पूरा सोना, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना, ऑप्शन जितने भी हैं उनको बारीकी से पढ़ना, 10 सेकंड का टाइम लेना, फिर सही सवाल को, सही आंसर अटेम्प्ट करना, उसको ओएमआर में सही करना। 100 सवाल को ओएमआर में कन्वर्ट करने में भी 2-3 उड़ा जाते हैं। कोई कैसे कर देता है, फिर उसको व्हाइटनर लगाता है, ये लगाता है, वो सब नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आया कि सवाल कितने अटेम्प्ट करें। तो ये मेरा पहला सवाल तो ये है कि कम से कम 60, पहला नियम कम से कम 60, जब 40-42 बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 60 की यार 55 बन जाएंगे, इतना आसान नहीं है, और पास्ट का एक्सपीरियंस आपको भी होगा। अच्छा, अब यहां से आगे डिबेट बढ़ाते हैं। सुरक्षा और bypass का सिद्धांत काम करता है। जैसे कईयों को मन में आता होगा कि यार हम 60 कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेपर ज्यादा कठिन ना हो और हमारे बाकी के साथ ही कहीं 80, 85 और 90 कर दे और हमारे ही सवाल कम पड़ जाएं। ये सुरक्षा और bypass का सिद्धांत है। इसमें दोनों तरीके की बातें चलती हैं कि हमारा कॉमन मिनिमम तो बने, लेकिन हम इतने कम सवाल भी अटेम्प्ट नहीं करें कहीं बाकी के लोग हमसे ज्यादा कर जाएं। ये डर रहता है विद्यार्थियों को। तो इसका सिंपल नियम है, अगर ये पेपर इतना इजी आ रहा है कि तुम्हारे साथी 70-75 तक जा रहे हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपका भी पेन नहीं रुकेगा। तो मैंने कोई पेन को रोक थोड़ी रखा है कि आप 60 पे ही रुकें। अगर आप वन साइडेड सवाल लेते जा रहे हैं, मान लो कल्पना करो कि ये पेपर इतना इजी बन गया, जो कि बिल्कुल भी संभावना नहीं है, इतना सरल नहीं बनेगा, क्यों पेपर सेलेक्टिंग कमेटी कमोबेश वही काम करती है आरपीएससी में। और पिछले रिसेंटली 3-4 पेपर देख लो, ठीक ठाक वाले आए, तगड़े वाले। तो इतना लड्डू पेपर भी नहीं आने जा रहा, वैसा ही आएगा, कमोबेश थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट हुआ तो 60 में से फिर 40 ही थोड़ी बनेंगे आपके, फिर तो 55-57 मार दो ना उसमें। अगर मान लो मॉडरेट पेपर है और आपको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो 60 में से 55-57 सही हो जाने चाहिए फिर तो आपके। भाई 2-4-5 ही गलत होने चाहिए, फिर तो 54-55 की एवरेज आ जाएगी, वो बहुत बड़ी बात है। और इतने सरल की उम्मीद मत करो। जैसे आज से 6-8 साल पहले, 10 साल पहले होता था कि जनरल कैटेगरी में परीक्षा पास करने के लिए 72-73 या 74% मेरिट लगती थी, तो उस समय पे वो पेपर अलग आते थे। अब वो पेपर नहीं आ रहे हैं 2020 के बाद, 21 के बाद तो कतई नहीं आ रहे। तो मान लो पेपर सरल आ जाता है तो 60 में से आपके 54-55 सही हो जाएंगे, सरल आ रहा है तो। और वही जानलेवा वाला आ रहा है तो 10 गलत हो जाएंगे, 12 गलत हो जाएंगे। 12 को बैलेंस करने के लिए 4 और जुड़ जाएंगे, 12 और 4 16, 44 पे टिक जाओगे। अपने आप को 44-45 तक रखना है। ये पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल है। सिली मिस्टेक से बचना है। पेपर वाली नाइट पढ़ने की नहीं है, सोने की है। पेपर को सही ढंग से पढ़ना है, ओएमआर को सही ढंग से पढ़ना है। मतलब ओएमआर को नहीं, पेपर ऑप्शन को, और ऑप्शन को ओएमआर पे कन्वर्ट सही ढंग से करना है। ये सफाई कर गए ना आप,
पेपर के 2 घंटे आप ढंग से वर्क कर गए तो वो जो 3-4 सवाल का गैप रहता है ना आप लोगों का, वो गैप आपका खत्म हो जाएगा। अब ऐसे विद्यार्थी जो मेरा ये वीडियो सुन रहे होंगे, ये वीडियो और इसके शब्द उनके पास्ट की घटना से मैच हो रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि ठीक ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। तो ये प्रॉब्लम अगर पास्ट में आपके साथ हुई है तो ठीक है। अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो पास्ट की अपनी घटनाओं से सबक लेता है और आगे वो फिर ऐसी घटना नहीं करता। तो जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो सबक ले लेगा, लेकिन हमारा ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा जो पहली बार पेपर दे रहे हैं कि ये गलतियां भी होती हैं। और स्मार्ट विद्यार्थी वो होता है जो अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से सबक नहीं लेता, दूसरे की गलती और दूसरे के एक्सपीरियंस से सबक लेता है और आगे सही अपने कार्य को अंजाम देता है। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करें तो भाई आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा। मेरे ये कुछ छोटे मोटे अनुभव हैं जो मेरे 20-22 साल के, जो मेरा जीवन, जो मैंने पेपर दिया उसके आधार पर निकल कर आए। हिंदुस्तान भर की आईएएस से लेके नीचे नीचे पंचायत सेक्रेटरी, वीडियो से लेके फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस, आईएएस, सारी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं मेरा 100% रिजल्ट है आज तक। उसके बाद भी जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो मुझे पता था पेपर तो पास हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप को यह चैलेंज दिया कि इस पेपर में ऐसा मुझे करना है कि मैं एक भी सिली मिस्टेक ना करूं। क्या मैं सिली मिस्टेक से अपने आप को रोक सकता हूं? मैं उसके बाद भी 2-3 सवाल गलत किए। तो फिर मैंने ये नियम बनाया कि अगर विद्यार्थी रात भर जगने की बजाय अगर पेपर कक्ष में 100% अपनी उपस्थिति दे, तरोताजा दिमाग के साथ, और सिली मिस्टेक रोक ले, तो वो उसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता है। तो ये हमारे आयरन लॉ हैं, इनको आप लोग भी अपनाएं और फायदा उठाएं। और इसी प्रकार अच्छे कंसेप्ट जो अनुभव पर आधारित हैं ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, और बहुत सारी पढ़ाई वाली बातें भी होंगी, ऐसा नहीं खाली हवाबाजी होती है। तो हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब करें और सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।